चलिए ये मैं आया हूँ, इसको आप लोग रख लीजिएगा, ये शेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें जनरेशन लिखा हुआ है, कब से कब तक हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, सेकंड जनरेशन बोलते हैं, उसमें ऐसा कौन सा की टेक्नोलॉजी था। देखिए हम जनरेशन की जब बात करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करते हैं, तो हमने बोला फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन आया, है ना। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, भाई कंप्यूटर तो वही है ना। तो वैसे इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए, उन मेजर चेंजेस के कारण ही हम जनरेशन को चेंज बोलते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर बनाया गया तो वहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, वहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया प्रोसेसिंग के लिए, किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। तो ये उसका की टेक्नोलॉजी था फर्स्ट जनरेशन में। जब 1945 के लगभग कंप्यूटर बनना शुरू हुआ तो वहां पर क्या था की टेक्नोलॉजी में, वैक्यूम ट्यूब्स। फिर ट्रांजिस्टर लाया गया तो सब वैक्यूम ट्यूब्स को मिला करके सिंगल ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट किया गया उसको, वो उसके लिए की टेक्नोलॉजी का काम किया। तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते गए तो माइक्रो प्रोसेसर से आए, फिर उसके बाद और उसमें VLSI, ये सब में चेंजेस होते गए, तो उसको बोल रहे हैं जनरेशन। तो उसका पूरा चार्ट यहाँ पर है, ठीक। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कंप्यूटर हुआ करते थे और सभी कंप्यूटर का अलग अलग नाम होता था। आजकल वो कैसे चेंज हो गए, सीरीज और मॉडल नेम। आज हम जितने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सबको अलग अलग नाम दे नहीं सकते, सभी सिस्टम को अलग अलग नाम नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं उसको मॉडल नेम देते हैं और सीरीज पे देते हैं कि इस सीरीज का, जैसे कि डेल में क्या है, इंस्पायरॉन, वास्तु बहुत सारे चलते हैं, इसी तरह HP में भी है। तो सब क्या है, सीरीज से चलता है। पहले हर सिस्टम का अलग अलग नाम हुआ करता है क्योंकि बहुत कम होते हैं। सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक। इनपुट और आउटपुट में हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास तो कल की क्लास में तीन ही चीज था कि पहला क्या था, इनपुट था, इनपुट को हमने प्रोसेस किया, फिर आउटपुट निकाला। की कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर बोल रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि आपके लिए सिर्फ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस एंड आउटपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट कंपलसरी नहीं है। सर जैसे साइकिल में उसका जो पूरे पार्ट्स में ले रहे हैं तो चार्ट जैसे एक जगह स्टोरेज में दिखाया जैसे हाँ। तो कितना लेंगे, जैसे आप 3 बताए थे। हाँ। तो कौन सा लेंगे, 3 वाला लीजिए। 3 वाला लेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि प्रोसेस है, आउटपुट है और इनपुट है। इनपुट ऑप्शनल होता है, अब बताइए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कंपलसरी कौन सा है, सिर्फ प्रोसेस है और आउटपुट, ये कंपलसरी प्रोसेस है। इनपुट जो है यहाँ पर ऑप्शनल है। ये किस बेस पे सर, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे वो प्रोसेस और आउटपुट तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शनल कैसे। आप प्रोसेस इनिशिएट करते हैं ना, इनपुट नहीं देते, प्रोसेस को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अगर मैं CPU की भाषा में बोलूँ, माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में बोलूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड, थ्रेड जनरेट होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, क्यू बनता है, क्या बनता है, क्यू बनता है। तो इसमें सीधा सीधा बोलते हैं कि ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, ठीक है, ये प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस इनिशिएट होगा उसका क्या मिलेगा, आपको सीधा आउटपुट मिलेगा। अब इसका एग्जांपल हम कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम से लेते हैं। जब आप पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या दिखता है, आउटपुट दिखता है ना, कि इनपुट दिखता है, आउटपुट दिखता है। आपने जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट किया ना, आप प्रोसेस इनिशिएट करने को इनपुट तो नहीं बोलेंगे, भी आपने पावर ऑन किया तो क्या है, प्रोसेस को इनिशिएट करना है, इनपुट देना नहीं है। इनपुट कब देंगे, जब कोई प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा,
जब कोई टास्क करेंगे तब तो आप इनपुट देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, तो प्रोसेस जब सिस्टम पे आएगा, रनिंग सिस्टम में आएगा, तो क्या होगा, वो प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट पहले से फिक्स रहते हैं आउटपुट, वो पहले आपको देखेंगे। क्लियर है? तो प्रोसेस हो रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है आपको मॉनिटर डिस्प्ले में आउटपुट दिखना शुरू हो जाता है। फिर ये लास्ट क्या है, विद इन सेकंड्स में आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है डेस्कटॉप के मोड में, स्टार्ट मेनू, मतलब आप वर्किंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब भी आप कोई चीज आपको रिक्वायर्ड है, कुछ काम करना है, तब आप क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट ऑप्शनल है, प्रोसेस इनिशिएट करेंगे आप, प्रोसेस के बाद आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट के बिना तो चलना ही नहीं है। उसके बाद जब जरूरत पड़ेगा तभी आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड ओपन किए, तो आपने एमएस वर्ड को इनपुट थोड़ी दी, आपने प्रोसेस इनिशिएट किया। अब प्रोसेस इनिशिएट करने के बाद पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस आ गया जिसमें आपको काम करना है, और वो बाय डिफॉल्ट कौन से लेआउट में होता है, बताइए। मैं इसको उसमें बताऊंगा एमएस ऑफिस में और डिटेल में। 3 मोड होते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड होता है तो पेज को प्रिंट लेआउट मोड में रखता है, ठीक है, किसमें रखता है, प्रिंट लेआउट मोड में रखता है। क्लियर? अब वहाँ पर जब पूरा ओपन होकर के आ गया आउटपुट आपके पास, तब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, तब आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं, तब वहाँ पर आप इनपुट देते हैं। तो इनपुट क्या है, कंपलसरी नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ेगा तभी आप इनपुट देंगे, नहीं तो सिर्फ 2 चीजें कंपलसरी है, प्रोसेस एंड आउटपुट। यही चीज हर चीज के साथ में है। जैसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, EXE बोल देते हैं। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल, ये क्या है, .exe फाइल, जो सिर्फ विंडोज में रन होता है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जैसे लाइनक्स बेस में जाएंगे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक उसमें से आप लोग काफी जो नाम सुनता है उबंटू का, वो आपने सुना होगा, उबंटू, उसका यूज करते हैं। तो उसमें EXE फाइल रन नहीं करते, उसमें .dab फाइल ये रन करता है। और दूसरा चीज, आपको इंस्टॉलेशन के लिए ऑफलाइन वर्जन मिलता है विंडोज में, यहाँ पर आप डेबियन फॉर्म को आप लाएंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल करेंगे, या डायरेक्टली आप टर्मिनल से इंस्टॉल करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट से, फाइल ट्रांसफर होती है सर्वर से। और इसमें विंडोज में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट EXE फाइल को, सेटअप फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। या कुछ सेटअप फाइल ऐसा है कि 2 MB 5 MB का मिलता है, तो कुछ डाउनलोडर होता है, वो पहले इंस्टॉल होता है, फिर वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस आउटपुट है। अब इसके लिए, इस इनपुट को देने के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस का यूज करते हैं, और यहाँ पर ये आउटपुट के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का यूज करते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला जो चीज आता है इनपुट के लिए वो है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। सबसे पहला जो इनपुट है, देखो इसका हम क्या करते हैं, IO लिख देते हैं, IO डिवाइसेस। और यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया जाता है, पेरिफेरल। पेरिफेरल हर वो डिवाइसेस को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोला जाता है जो एडिशनली उसमें प्लग इन किया जाता है। जैसा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, तो सब पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। और सब कहाँ कहाँ पर किससे कनेक्ट होंगे, मदरबोर्ड से। ठीक है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे कि मदरबोर्ड की बात करते हैं तो CPU उसी में फिक्स है, और उसके लिए हमको एक बड़ा सा कैबिनेट दिया गया है। ठीक, लैपटॉप में क्या है, फिक्स रहता है, तो एक तो लेफ्ट साइड में कुछ लैपटॉप या कुछ कंपनी लेफ्ट साइड में देते हैं पूरे पोर्ट को, कुछ राइट साइड में देते हैं, तो सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। तो अब डेटा ट्रांसफर करना है आपको पेन ड्राइव से, तो जहाँ पर मॉनिटर का VGA केबल का पोर्ट दिया होगा लैपटॉप में, उधर के USB पोर्ट में आप पेन ड्राइव लगाइए, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में लगाइए। दोनों के डेटा ट्रांसफर रेट में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जो मदरबोर्ड है उसके पूरे पोर्ट्स किधर रहते हैं, पीछे के साइड में रहते हैं। तो उधर 4 आपको USB पोर्ट मिलते हैं, और फ्रंट साइड में 2 USB पोर्ट। कुछ में तो 4 आते हैं, तो 8 हो जाते हैं। तो अगर सामने में आप पेन ड्राइव लगा के डेटा ट्रांसफर करते हैं तो स्लो होगा, और पीछे में लगा के करते हैं तो फास्ट होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि आप डायरेक्ट बोर्ड से जुड़ गए, पीछे से करते हैं तो
और सामने से करते हैं तो केबल से जाकर के बोर्ड में जुड़ा है, वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है ट्रांसफर होने में और स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं, प्लग इन करते हैं, तो बोर्ड से करते हैं डायरेक्ट, बोर्ड वाले सिस्टम से करते हैं। इसीलिए वहाँ पर 4 यूएसबी पोर्ट आपको दिए जाते हैं, उसमें से कुछ 3.0 होते हैं, कुछ 2.0 होते हैं। 3.0 में डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है। तो पहला है कीबोर्ड, क्या है? कीबोर्ड का काम क्या है? बेसिकली तो वर्क है उसका कीबोर्ड इनपुट देने के लिए। अब इनपुट हम क्या क्या दे सकते हैं उससे? इनपुट हम 3 ही प्रकार के वैल्यूज को दे सकते हैं। हाँ, तो पहला तो है आपका, क्या कर सकते हैं आप? अल्फाबेट दे सकते हैं, यही 26 अल्फाबेट हो गए। ठीक, नंबर हो गए 0 to 9, मतलब 10 नंबर हम मान लेते हैं। ठीक, फिर बाकी जो है अब इस कैटेगरी में रखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। इस स्पेशल कैरेक्टर्स को आप कॉपी करके सिंबल भी लिख सकते हैं। बेसिकली इतने ही इनपुट देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अब इसके साथ में अगर मैं कीज की बात करूं तो लगभग वो 104 से 110 स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसके और टाइप्स में जाएंगे, जैसे कि 2 प्रकार का चलता है, तो क्वालिटी नॉर्मल टाइपराइटर ये है, 104 से 110 बटन होते हैं। आजकल इसको भी मॉडिफाई करके दिया जाता है, कुछ और बटन एडिशनली इंस्टॉल रहता है इसमें। और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसका क्या है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया में और से कौन सा कीज है जो एक्स्ट्रा है? नहीं, वो तो इसमें भी है। हाँ, मल्टीमीडिया प्लेयर मतलब जो वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड कीज हैं वो एक्स्ट्रा है। जैसे आपको मूव फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, प्ले, पॉज, स्टॉप, उस टाइप के डायरेक्टली आपको बटन दे दिए जाएंगे। ठीक, तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिए। जैसे कि कीबोर्ड में सिलेक्शन बटन होता है ना, कीबोर्ड में रिमोट में क्या होता है? सिलेक्शन बटन। अगर आप एक सीडी प्लेयर लगाए प्लेयर में और आपको 6 नंबर के सॉन्ग को प्ले करना है, तब क्या करते हैं? डायरेक्ट 6 बटन को प्रेस करेंगे तो उसी ट्रैक पे चला जाएगा। दैट इज सिलेक्शन। ये एक एडिशनली फीचर है ना। और नहीं तो क्या करते हैं, जैसे कि हम ऑडियो कैसेट की बात करें जो पहले आते थे, टैप कैसेट, अगर आप उसमें एक साइड ए साइड बी था, तो साइड ए में 5 है, साइड ए में 5 गाने हैं, साइड बी में 5 गाने हैं, लगभग एवरेज में देखा जाए तो क्या है, आपको 5वां गाना सुनना है तो पहले 4 को फॉरवर्ड करेंगे ना, वो भी फिक्स टाइम पे नहीं होता था। हमें कैसे पता चलेगा कि 4 गाने फॉरवर्ड हो चुके हैं? तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करते थे, फॉरवर्ड कर करके देखते थे जैसा आया, या फिर बैकवर्ड भी करना पड़ता था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन जब वीसीडी प्लेयर आया तो क्या हो गया, उसने सिलेक्शन दे दिया, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक सेक्टर में चल रहा है, तो डायरेक्टली हमने ट्रैक सेक्टर को टारगेट किया, तो 6 नंबर 7 नंबर जो भी आप सिलेक्शन करते हैं उसी ट्रैक पे मूव कर देता है हेड। क्लियर? तो वैसे कुछ एडिशनली की मिलते हैं मल्टीमीडिया में, है वो टाइपराइटर ही, कीबोर्ड ही है, क्वालिटी कीबोर्ड, लेकिन उसमें जो वीडियो से रिलेटेड बटन्स मिल गए हमें, इस कारण से उसकी बटन की संख्या कितना हो गया है? 130 के आसपास हो जाता है। वहाँ पर कितना हो जाता है? 130 के आसपास बटन हो जाता है। सर जो ऑर्डर होता है अल्फाबेट का, वो सारे कीबोर्ड में सेम रहता है कि अलग 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 हो सकता है। 2 प्रकार का लेआउट होती है, ये पैटर्न सेम है कि अलग? 2 सेम है। आप लोग न्यूमेरिक के हाँ, देखिए कुछ कीबोर्ड में क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहता है। न्यूमेरिक जैसे लेंगे ऑप्शन में तो 104 से 110 के बीच में लेंगे। नॉर्मल जो यूज है वो ऑफिशियल यूज के लिए यही वाला क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY। इसका नामकरण क्यों पड़ा क्वालिटी? हाँ, जो आपका कीबोर्ड का थर्ड रो है, थर्ड रो का जो कैरेक्टर स्टार्ट होता है Q से, उसका सीक्वेंस देखेंगे तो यही मिलता है। इसके बाद ASBF वाला लाइन आ जाता है, फिर Z वाला आ जाता है, ZX वाला, 3 लाइन में अरेंज है ना। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको मिडिल में रखा गया है, और उससे थोड़ा अपर रेंज का है वो टॉप में है।
क्योंकि हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ऊपर को मूव करते हैं, नीचे को नहीं करते हैं। और सबसे जो कम यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में उसे नीचे रखा गया है। तो उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? शॉर्टकट्स के लिए करते हैं। जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, अंडू के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि आपने किया, कॉपी करते करते आपने कट कर दिया उसको, कॉपी करते करते कॉपी करवाता, लेकिन हाँ हाँ वो तो सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा ही, लेकिन उसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। अगर कुछ भी चेंजेस हो गया गलती से जो नहीं होने चाहिए थे, तो हम तुरंत कंट्रोल जेड प्रेस कर देते हैं। तो क्या करता है? उसको वापस ले आता है। और अगर हमने जिसको लाना था और उसको कंट्रोल जेड कर दिया, तो अब कंट्रोल वाई करते हैं तो वापस आ जाता है। उसको रीडू बोलते हैं। एक को अनडू बोलते हैं, एक को रीडू। तो रीडू के लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं और अनडू के लिए कंट्रोल जेड। तो वैसे ही यहाँ पर जो बटन्स हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिल जाता है अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को कैसे यूज करते हैं? +26 टोटल 52 हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्फाबेट कीबोर्ड में। काउंट सिंगल टाइम हो रहा है, कीज काउंट सिंगल टाइम हो रहा है, लेकिन परफॉर्म डबल टाइम हो रहा है। एक कैपिटल के लिए, स्मॉल के लिए। 0 to 9 नंबर्स है। इसके कीज 10 यहाँ हो गए और 10 उधर मिलते हैं आपको कीपैड में। तो कुछ कीबोर्ड में कीपैड होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ठीक, वो ऑप्शन है। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन होता है, उसको जब प्रेस करते हैं तभी वो न्यूमेरिकल शो। हाँ, नंबर बोलते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, उसे हम डिसेबल करके रखते हैं। अगर आपको टाइप कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टाइपिंग है, ओनली कैरेक्टर में, पैराग्राफ में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने हाथ को मूव करेंगे लास्ट साइड में, तो भी तो टाइम जा रहा है आपका। तो उसके लिए थ्योरी के साथ में कोई नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा देना रहता है, तो हम उसका जो टॉप रो है, मतलब सेकेंड नंबर रो है, उसके नंबर्स का यूज करते हैं। जब आपको सिर्फ नंबर पे काम करना है तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं, वहाँ पर फास्ट होता है। इसीलिए देखिएगा जो होम रो होता है यार, होम की होता है, उसमें हल्का सा डैश होता है। आप न्यूमेरिक कीपैड में वाइट नंबर बटन को देखिएगा, हल्का सा एक डैश का होगा, और इधर होम रो में ASDF वाले में F में होगा हल्का सा लाइन टाइप का, डैश टाइप का। उससे पता चलता है कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है ना, ये वाला उसमें आना चाहिए, उस की में। तो होम रो में जब आप की अपना हैंड रखते हैं तो ASDF इधर आ जाता है, और 2 की छोड़ करके बाकी के सेमीकोलन तक की आ जाता है, स्मॉल फिंगर। वहां से टाइप शुरू करते हैं। तो मतलब आप जो भी की प्रेस करना चाहते हैं तो आप वो की प्रेस करें, लेकिन वापस आपको ला करके अपने उंगलियों को कहाँ रखना है? उन्हीं बटन्स पे रखना है, और उन्हीं से ऊपर साइड या डाउन साइड आपको मूवमेंट कराना है। ये टाइपिंग का रूल है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया? अल्फाबेट है, नंबर्स हैं, नंबर की हो गए, अल्फाबेट की हो गए, फिर स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स हैं। अब ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स टॉप रो 2 में होता है। किसमें होता है? रो 2 में। तो देखिए, अगर आप उसको रो वाइज बांट दो, R1 R2 R3 R4 R5 R6, इतने ही रो होते हैं। जहाँ तक 6 रो होते हैं क्या? देखिए बता, देखिए रो 1 इसमें आप फंक्शन की होता है ना, F1 से F12 जो है वो सारे बटन होते हैं। दूसरे में जब आते हैं तो आपको 0 to 9 नंबर वाले जो स्पेशल सिंबल के साथ होते हैं, है ना, किसी में डॉलर है, किसी में स्टार है, किसी में ब्रैकेट है, इस टाइप का जो है यहाँ पर है 0 to 9। तो शिफ्ट के साथ में या उसका यूज करते हैं इसका। वो थर्ड से आपको क्या हो जाता है? Q, अल्फाबेट स्टार्ट हो जाता है Q A then Z। ठीक है, और दैट इज द स्पेशल कंट्रोल, स्पेस बार वो आखिरी है ना, उसके बाद कोई रो नहीं है। तो कितने रो हो गए? रो 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 6। इन तीनों का ज्यादा यूज किया जाता है, इससे कम इसका यूज करते हैं
लेकिन यहाँ पर अब ये तो बहुत कम यूज किया जाता है, ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। जैसे कि F1 है, कुछ हर सॉफ्टवेयर में लगभग फंक्शन की अलग अलग काम करता है, लेकिन कुछ की है जो कॉमन है सभी के लिए। जैसे कि F1 की, F1 को आप प्रेस करिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, हेल्प विंडो खुलेगा, उस सॉफ्टवेयर का हेल्प विंडो खुलेगा। लेकिन जब F1 आप नॉर्मली प्रेस करेंगे विंडोज में तो नहीं खुलेगा, उसके साथ विंडोज बटन के साथ F1 करेंगे तब विंडो का हेल्प खुलेगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन है एक प्रकार से कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, उसकी पूरी डिटेलिंग होती है वहाँ पर। और हर सॉफ्टवेयर को आपको हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करिए, वहाँ पर आ जाएगा हेल्प विंडो खोलने के लिए। विंडो के बटन होती है। हाँ, ये यहाँ मिलेगा आपको रो 6 में, रो 6 में विंडो का बटन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए रो 1 में आपको F1 to F12 बटन है, इसका बहुत स्पेशल मीनिंग है और स्पेशल यूज है। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग मिलेगा, कॉमन नहीं है। जिसमें F1 कॉमन है सबके लिए, हेल्प के लिए यूज करते हैं, और F5 रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ, इसका अलग अलग यूज है हर सॉफ्टवेयर में। अब वो सॉफ्टवेयर बेस में जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। जैसे कि बैंक वाले F6 का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। F6 ओपन के लिए यूज होता है। जैसे आपका अकाउंट नंबर उन्होंने टाइप किया, जब आप विड्रॉल करते हैं जो भी ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ वो अकाउंट नंबर फीड किए, तो अकाउंट नंबर फीड करने के बाद F6 बटन को दबाते हैं डायरेक्ट, तो आपकी पूरी प्रोफाइल वो लोड होकर के आ जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग मीनिंग है इन फंक्शंस की का। सर ऑल्ट और कंट्रोल का फंक्शन होता है सबसे ज्यादा। हाँ आ रहा है, उसी में 1 by 1 सबको बताऊंगा, ठीक है। तो ये है, तो जैसे हम MS ऑफिस में जाएंगे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में जाऊंगा तो मैं इसका पूरे यूज बताऊंगा, पूरे F1 to F12 तक, क्योंकि यही चीज पूछता है आपके शॉर्टकट में, है ना। हाँ, कीबोर्ड से काम चल पूरा आपको माउस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें माउस की जरूरत इसलिए पड़ता है कि सब दो रीजन है उसके। सबसे पहले हमको सिखाया ही माउस से जाता है, तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं माउस पे, कि हमको लगता है उसके बिना नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हमें पता नहीं है कि कीबोर्ड से काम कैसे करना है। अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है तो क्या करते हैं, माउस से फाइल में जाते हैं, ओपन को क्लिक करते हैं तो पूरा विजार्ड आता है उसका, उसमें से आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके सेलेक्ट करते हैं। ये इसका प्रोसीजर हो गया। और अगर आपको कीबोर्ड से पता है डायरेक्टली जाना है, तब कंट्रोल ओ करेंगे तो वो विजार्ड आ जाएगा डायरेक्ट, तो कुछ टाइम बचा ना। जैसे कॉपी करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे माउस से पूरा, जैसे मैं पूरे की बात कर रहा हूँ होल डॉक्यूमेंट का, तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जाएंगे, फिर वहां पर कॉपी को सेलेक्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे तो काम हो गया आपका, तो इससे आपकी स्पीड आएगी। और कई बार हमें कुछ चीजें नहीं पता होता है, तो अगर किसी ने शॉर्टकट यूज कर दिया तो हमें पता है पता नहीं क्या कर दिया। सर तो सारी शॉर्टकट कीज हमको याद कर देना। हाँ, कुछ कुछ तो याद होने चाहिए जो नॉर्मली यूज होते हैं ऑफिस पर करना। MS ऑफिस का MS हाँ, MS ऑफिस और MS एक्सेल का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पावर पॉइंट का कम पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं ऑफिस पर्पज में। अगर आप यूज करते हैं तो MS ऑफिस सबसे ज्यादा यूज होना है और MS एक्सेल का, क्योंकि हर कोई को प्रेजेंटेशन देना नहीं रहता तो पावर पॉइंट का यूज करता नहीं है। सर एनिमेशन आप कर सकते हैं क्या पावर पॉइंट? बिल्कुल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था सर, हमें एनिमेशन कर सकते हैं। इसमें तो सिर्फ स्लाइड का साथ ही पावर पॉइंट नहीं, उसके साथ एनिमेशन ऑप्शन है, आप उसमें अपने वॉइस क्लिप्स भी डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, सारी चीजें उससे आप एनिमेशन क्रिएट भी करके वहाँ डाल सकते हैं। एनिमेशन को मतलब तो ये एक बार स्टार्ट करके अपने आप चल रहा है। हाँ, वो चलेगा। आप उसे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं टाइम फ्रेम के साथ में, पूरा चीज। और अगर आप इतने हैं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप टाइम ड्यूरेशन में बोल सकते हैं, तो आपने टाइम लिमिट कर दिया, तो जैसे कि आपको 10 सेकंड बोलना है तो 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं हम, स्लाइड चेंजर का यूज करते हैं। एक डिवाइस आता है, वो भी इनपुट डिवाइस में ही आता है स्लाइड चेंजर। तो क्या करते हैं, उसको लगाते हैं तो आप जब उसको बटन दबाएंगे रिमोट की तरह काम करेगा, नेक्स्ट प्रीवियस ऐसा, तो स्लाइड आगे पीछे होता है, वो सारी चीजें भी उसमें। तो यहाँ पर तो
रो 2 में क्या है 0 to 9 नंबर्स हैं और उसके साथ में स्पेशल सिंबल्स हैं जिसका प्रयोग अगर स्पेस 0 to 9 जो नंबर है तो क्या हो जाएगा विदाउट शिफ्ट की विदाउट कंट्रोल की आप उसको टाइप कर सकते हैं लेकिन उसके साथ चाहिए तो उसके ऊपर का वैल्यू चाहिए शिफ्ट के साथ हो जाएगा ठीक है अगर आपको स्पेशल सिंबल चाहिए तो आपको शिफ्ट बटन के साथ जाना पड़ेगा उस बटन में तब आएगा अगर 1 2 3 नंबर चाहिए तो बिना शिफ्ट की के आप ला सकते हैं इसी तरीके से रो 3 टू रो 5 यहाँ पर आप शिफ्ट की विद या विदाउट यूज कर सकते हैं अगर कैप्स लॉक की देखो उस की को टॉगल की कहा जाता है टॉगल की मतलब वो पूरा बिहेवियर को चेंज करता है उसमें से एक आता है कैप्स लॉक को एक बार दबा देने से पूरे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में आने लगते हैं फिर दबा देंगे उसको ऑफ कर देंगे तो क्या होता है स्मॉल लेटर में आने लगेंगे तो अगर आपको सबको बड़े लेटर में टाइप करना है कैपिटल लेटर में तो आप कैप्स लॉक की को एक बार ऑन कर दीजिए सब आते जाएगा और अगर सबको स्मॉल में चाहिए तो आप उसको ऑफ कर दीजिए दूसरा चीज कि अगर आपको सेंटेंस लेटर में टाइप करना है मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होंगे या एज पर नीड तो होते हैं ना वर्ड जिसको आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं जो कैरेक्टर आपको ऐसा कोई ऑप्शन है कि एक बार कोई कमांड कर दी हाँ तो फिर अपने आप उसके साथ पैटर्न को डिजाइन नहीं वर्ड प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं आपको मैनुअली करना पड़ेगा हाँ लेकिन ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपने पूरे पैराग्राफ टाइप कर लिया है और आपको सुधारना है तो पूरे को कैपिटल करना है तो उसके लिए ऑप्शन है पूरे को स्मॉल करना है तो उसके लिए ऑप्शन है अगर सिर्फ सेंटेंस लेटर में करना है जो कैपिटल है फर्स्ट लेटर को तो उसके लिए भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट हाँ तो आपको जिस तरह इसमें अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है इसको और एक बार थोड़ा सा डिवाइस करना ठीक है तो यहाँ पर रो 3 रो 4 रो 5 में कोई दिक्कत नहीं है ये तो कल मैंने बताया था वो लिखा था हेडिंग हाँ अभी तो मैं कीबोर्ड ही बता रहा हूँ ठीक है अब रो 6 में कौन कौन से बटन है विंडो ऑल्ट शिफ्ट नहीं है स्पेस सबसे बड़ा स्पेस तो स्पेस बटन ही लिया है क्यों सर हाँ उसका रीजन उसका रीजन है कि आप दोनों हाथों से उसका यूज करते हैं तो ये जो है ना हाँ ये क्रॉस कनेक्शन है अगर आप राइट हैंड से टाइप कर रहे हैं तो स्पेस बटन आपको लेफ्ट हैंड के अंगूठे से दबाना है और लेफ्ट हैंड से टाइप कर रहे हैं तो स्पेस बटन यहाँ से इसलिए वो बड़ा है ठीक दोनों अब स्पेस बटन के दोनों तरफ जब आप आते हैं तो विंडोज बटन दोनों साइड मिलेगा एक साइड मिलेगा दोनों साइड ठीक है आल्ट बटन दो है कंट्रोल बटन दोनों है पॉपअप बटन एक्चुअली हम लोग उसको पॉपअप मेनू बोलते हैं जो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है राइट क्लिक करने पर जो आता है उसके लिए एक पॉपअप बटन होता है जो एक ही साइड होता है हाँ उसमें कुछ ऐसा प्रिंट टाइप रहता है ठीक है 3 लाइन का तो वो क्या करता है राइट क्लिक का काम करता है अगर आपको कीबोर्ड से सिर्फ राइट क्लिक करना है तो उसी बटन को दबा दीजिए तो एक बटन वो भी है आप उसको राइट क्लिक बटन भी बोल सकते हैं ठीक है वो स्पेस के राइट साइड में होता है लेफ्ट साइड में नहीं होता सर क्लियर स्क्रीन पर ये बटन ईसीएस एकदम फॉर्मेट हाँ एस्केप बटन वो जो भी है उसको कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं जो गलत कमांड हो गया है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन है टॉप ठीक फिर टैब बटन हाँ वो स्पेशल का स्नैक बटन तो मैं बता रहा हूँ ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या है कि कीबोर्ड्स हैं कीबोर्ड में तो सब नंबर्स हैं फंक्शन की है F1 to F12 नंबर की है 0 to 9 दूसरा कैरेक्टर की है कैरेक्टर की के बाद स्पेशल कंट्रोल कीज है तो उसको नोट कर लीजिए स्पेशल कंट्रोल कीज अच्छा कीबोर्ड को कितने हिस्से में बांटा गया 3 हिस्सों में बांटा गया मैं अभी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ पहला हिस्सा है जो बता रहा हूँ वो क्या है पहला हिस्सा है दूसरा हिस्सा बीच में ऐसा रहता है ना ये आपका अगर कीबोर्ड है तो ये पहला हिस्सा है यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा है और यहाँ पर ये तीसरा हिस्सा है
तो हम पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है। दूसरे हिस्से में स्पेशल कंट्रोल कीज होते हैं। ये न्यूमेरिक कीपैड है, 0 to 9 नंबर्स। इसमें एक नम लॉक है, मतलब इसको पूरा डिसेबल करके रखने के लिए हम नम लॉक का यूज करते हैं। जब तक नम लॉक ऑफ है तब तक आप उसमें से टाइप नहीं कर सकते, आप उसको इनेबल करेंगे तो टाइप करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं उसको नोट कर लीजिए। नोट करेंगे कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर देते हैं सबसे ज्यादा काम यहीं से होते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आपको लाइन के फर्स्ट में आना है, तो आप होम बटन को दबा दिए। उसमें होम बटन होता है, नोट करते जाइए बटन से, होम। ठीक है, एक होता है एंड, लाइन के एंड में जाना है तो END, एंड बटन हो गया। इंसर्ट बटन होता है INS, डिलीट बटन होता है, ठीक। उसके बाद है पेज डाउन, पेज अप और प्रिंट स्क्रीन। हाँ, प्रिंट स्क्रीन, हाँ स्क्रीनशॉट भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज क्या था, जब पहले सिस्टम था 1980 के समय में, तो अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर जुड़ा था तो इस प्रिंट स्क्रीन को आप दबाते थे तो क्या होता था, जो भी स्क्रीन में दिख रहा है तो प्रिंट हो जाता था। लेकिन अब उसका मीनिंग बदल गया, अब इसका हम सिर्फ स्क्रीनशॉट के लिए यूज करते हैं। तो इसका अलग अलग है, कुछ में डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन को दबाने से स्क्रीनशॉट हो जाता है, कुछ में विंडोज बटन के साथ दबाने से होता है। तो हर कंप्यूटर का अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। सर किसी मैटर को जैसे प्रिंट आउट तो जरूरी है कि वो एप्लीकेशन कंप्यूटर करें इसका जैसे लैपटॉप, हाँ और वहाँ से भी कोई शीट प्रिंट आउट किया, हाँ, तो जरूरी है कि सॉफ्टवेयर उस लैपटॉप में जैसे किसी एग्जांपल बताइए सॉफ्टवेयर का। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, हाँ लेकिन अब मुझे किसी खास वजह से प्रिंट चाहिए, हाँ तो उसको डायरेक्ट हम प्रिंटर से जोड़ के निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो आप। एप्लीकेशन नहीं, अगर आप ब्राउजर में हैं तो ब्राउजर से कुछ प्रिंट चाहिए तो डायरेक्ट कंट्रोल की करिए, प्रिंट करिए, वो आ जाएगा। हाँ ठीक है, इनबिल्ट। अब अगर जैसे कि आप उसको डॉक्यूमेंट को सेट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट, जैसे प्रिंट फ्रेंडली करके वेबसाइट है, वो क्या करता है कि आपको एडिटिंग मोड देता है। आप उस पेज का URL को उसमें कॉपी करिए और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो पूरा प्रीव्यू जनरेट करेगा PDF के फॉर्म पे, और उसमें से जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट करके वापस प्रिंट कर लीजिए। जैसे बहुत से ऐसा वेबसाइट होता है ना जिसमें कुछ चीज़ें हमको नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए। तो पहला तरीका है कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप कॉपी करके लिए, या फिर उसका बहुत से ऐसे वेबसाइट है जैसे प्रिंट फ्रेंडली है, उसमें जाएंगे तो आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बाकी अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए वहाँ से। ये उसको PDF के फॉर्म पे भी सेव रख सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये बटन लिख लिए, उसके बाद उसी में स्पेशल कंट्रोल में लिख लीजिए कंट्रोल। कंट्रोल को CTRL लिखते हैं ना, ALT ALT, कंट्रोल बटन CTRL लिखते हैं उसको। ALT बटन है ALT। हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन लिख लिए ना, फॉर्म भी लिख लिए, विंडोज बटन लिख लीजिए, और एरो कीज, एरो कीज में 4 है। आप पूरा भी लिख सकते हैं या CTRL लिख लीजिए, उसे क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए कंट्रोल बटन है वो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कंट्रोल कीज हैं। अच्छा देखिए, टैब बटन कब काम आता है? सबसे ज़्यादा जो टैब बटन का यूज़ होते हैं। अच्छा एक चीज़ और छूट गया, इंटर बटन लिख लीजिए, इंटर और बैक स्पेस, ये 2 बटन और लिख लीजिए, सब स्पेशल कंट्रोल। और अब डिफरेंस को समझिए सभी बटन का। आप कहीं पर काम कर रहे हैं और कोई लाइन है, आप बीच में हैं, ठीक है, लाइन के बीच में आपका कर्सर है, तो ब्लिंक करता है, पोजीशन बताता है, इसको कर्सर बोलते हैं। वहाँ पर से आपको डायरेक्टली फर्स्ट में जाना है, ठीक है। आप होम बटन को दबाएंगे तो इकट्ठा पहले में चले जाएंगे,
एंड बटन को दबाएंगे तो लाइन के एंड में चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट के नीचे में जाना है तो पेज डाउन बटन को दबाएंगे। ऊपर साइड जाना है तो पेज अप को दबाते जाइए। जब तक आप नहीं पहुंचते अपने डिजायर्ड लोकेशन में तब तक पेज अप को दबाते रहिए, है ना। तो स्क्रीन का जो टॉप पोजीशन होता है उसमें मूव करता है। क्लियर, ये सारे बटन क्लियर हुए। अब हम आते हैं प्रिंट स्क्रीन में। तो प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, विंडोज के साथ में प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो एक इमेज नाम का फोल्डर बनता है ना, पिक्चर में। वहां पर जाकर के स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। क्लियर। बैक स्पेस और डिलीट बटन दो है, दोनों का यूज डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन कहाँ से? नहीं। हाँ देखिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डिलीट बटन दबा दीजिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, या फाइल्स को सेलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबा दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब बैक स्पेस बटन हम जनरली हर बार यूज करते नहीं, वो सिर्फ टाइपिंग के समय होता है। तो अगर आप इसे टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कर्सर यहाँ पर है, मैंने F1 को टाइप किया हुआ है, ठीक, क्लियर। तो अब मुझे 2 को डिलीट करना है, तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? बैक स्पेस। इसका मतलब है कि आपका करंट लोकेशन से लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करने के लिए आप क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। क्लियर। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर बोला कि मेरा कर्सर का करंट पोजीशन यहाँ पर है ना। अब बताइए कि मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा होता है ना, ब्लिंक होता है, मुझे एन को डिलीट करना है तो, और अगर पी को डिलीट करना है तो डिलीट बटन। अगर आपके कर्सर के राइट साइड को डिलीट करना है, सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है ना, बैक स्पेस और डिलीट बटन सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड को करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे, और राइट साइड को करना है तो डिलीट बटन दबाएंगे। अब कुछ लोग इसमें ऐसे करते हैं कि पहले राइट साइड में जाएंगे फिर बैक स्पेस दबाते हैं, है ना। पहले क्या है कि कर्सर को यहाँ ले जाएंगे फिर बैक स्पेस दबाएंगे। तो इससे कितने बटन दबाने पड़े आपको? भाई अब यहाँ पर जाएंगे तो राइट एरो की से जाएंगे, अब कुछ लोग माउस से जाएंगे उसमें भी, है ना। तो क्या होगा, पहले यहाँ जाएंगे फिर बैक स्पेस दबाएंगे, 2 बटन हो गए। तो आप सिंगल बटन में भी तो काम कर सकते हैं। तो जितने कम बटन आप यूज करेंगे वो आपकी स्पीड में काउंट होते जाएगा। जैसे यू को हटाना है तो 2 बटन, यू को हटाना है, सिर्फ यू को हटाना है तो आप 1 डायरेक्शन मूव करेंगे, तब यहाँ पर 2 बटन दबाना है, राइट एरो की देन डिलीट बटन। नहीं तो 2 बार राइट की पर दबाइए फिर बैक स्पेस दबाइए तो 3 बटन हो गए। ठीक है। अगर पूरे वर्ड को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे, तो यहाँ पर बैक स्पेस और डिलीट दोनों एक जैसे काम करेंगे। अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट है तो क्लियर है। तो डिलीट बटन और बैक स्पेस में फिर डिफरेंस क्या है? तो अगर आप इसको बैक स्पेस करते हैं ना, तो ये करके जो इससे पहले वर्ड होगा उसमें जोड़ देगा कर्सर को बैक स्पेस में, और अगर डिलीट करेंगे तो उसमें जो स्पेस मेंटेन है वो रहेगा। छोटी छोटी बात है लेकिन उससे अंतर पड़ जाता है। क्लियर है। इसमें माउस का कहीं पर कोई नहीं है। अब इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप राइट एरो की का अपना यूज करें, मतलब राइट एरो की नहीं, मतलब पूरे एरो की का। आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है तो शिफ्ट की को जब प्रेस करना है, शिफ्ट की के साथ में राइट एरो की आप प्रेस करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसा लाइन सेलेक्ट होते जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो शिफ्ट की को दबा करके आप लेफ्ट एरो की को दबाते जाइए तो इधर के कैरेक्टर सेलेक्ट होते आएंगे। उसके बाद आप डिलीट या जो चाहे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को सिलेक्शन करने के लिए आप एरो की का यूज करते हैं शिफ्ट बटन के साथ में, या कंट्रोल बटन के साथ में पूरे एंटायर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल का समझ नहीं है, शिफ्ट का भी नाम नहीं है, यूज क्या है? कंट्रोल का तो सबसे ज्यादा यूज है जब कुछ स्पेशल ऑपरेशन आपको करना है, जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल बटन के साथ ए बटन दबाएंगे तो कंट्रोल ऑल हो रहा है। इसका मतलब ऑल हो रहा है, नहीं कॉपी नहीं हो रहा है, सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है। फिर उसको आप कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा। क्लियर। ऑल्ट बटन के साथ में आप बहुत स्पेशल वर्क करते हैं, जैसे कि एक आध एग्जांपल आप बताइए। कंट्रोल के से सेलेक्ट करो, कंट्रोल जेड से कॉपी, देन कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, दूसरे पेज पे पेस्ट, कंट्रोल वी,
आल्ट बटन के साथ क्या क्या यूज करते हैं? जैसे एक स्पेशल टास्क है, आपको रुपीस का सिंबल लाना है अपने डॉक्यूमेंट में, रुपीस का सिंबल लाना है, कैसे लाएंगे? तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन बहुत से कीबोर्ड में रुपीस का सिंबल डायरेक्ट आता नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल बटन के साथ में आल्ट बटन को दबा के आप 4 नंबर बटन को दबाएंगे तो रुपीस का सिंबल वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 नंबर की। हाँ सभी कीबोर्ड में इंडियन रुपीस को 4 नंबर बटन में फिक्स किया गया है, जहाँ पे डॉलर का रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट के साथ जो मैं बता रहा हूँ स्पेशल की है। इसको अगर शिफ्ट के साथ डायरेक्टली आपके कीबोर्ड में नहीं है तो नहीं, सिर्फ 4। हाँ नहीं, बाकी को आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। बाकी सिर्फ इंडियन रुपीस का जो सिंबल है ना, उसको लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 4। बाकी सिंबल शिफ्ट के साथ, हाँ शिफ्ट के साथ आ जाएगा, जो उसके साथ एसोसिएटेड है। कंट्रोल और शिफ्ट एंटर मारेंगे। हाँ नहीं 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 कंट्रोल और शिफ्ट एंटर जैसे इन से दबाएंगे तो सिस्टम बंद हो नहीं, ऐसा नहीं, उसका अलग अलग फंक्शन है हर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं आप ये बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब जैसे कि पेज ब्रेक है, एक और बटन है पेज ब्रेक, मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जहाँ से आपको नया पेज चाहिए वहाँ पर आप पेज ब्रेक बटन को दबा दीजिए, है ना, नए में चले जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल है आपके कीबोर्ड्स के, और यही चीज़ आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खास करके कंट्रोल कीज को लेकर के कि होम का क्या यूज है, एंड का है, पेज अप, पेज एंड, ये सारे बटन क्लियर है। और कीबोर्ड में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जैसे लिस्ट रहती है शॉर्टकट, हाँ उसको याद करना है। याद करने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा याद आप, ऐसे ही मैं बताते जाऊंगा, बस ध्यान देना है आपको। वैसे ही है, देखो कुछ चीज़ें तो कॉमन है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स हम यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, ठीक है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है, कंट्रोल ए है या शिफ्ट के साथ में है। तो सारी चीज़ें आप जब फ्रिक्वेंटली उसको यूज करते रहेंगे ना तो याद हो जाएगा, आपको अलग से लिस्ट की जरूरत नहीं है। टैब का एक ऑप्शन था, हाँ टैब का, देखिए बाय डिफॉल्ट 8 स्पेस को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, अगर आप टेबल बनाते हैं कॉपी में सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, पहला कैरेक्टर यहाँ पर है, दूसरा आप क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं टेबल वाइज, यहाँ से यहाँ, तो कंप्यूटर में टैब में 8 स्पेस को काउंट किया जाता है, 8 कैरेक्टर काउंट किया जाता है, उसकी आगे ले जाया जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन यहाँ पर है और टैब बटन दबाते हैं तो आपका लोकेशन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक प्रॉपर डिस्टेंस में। वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आप टैब बटन यूज करते हैं। हाँ, वो सेल को आगे बढ़ाते हैं। वर्ड में यूज करेंगे तो एक स्पेस के साथ आगे बढ़ेगा, एक्सेल में सेल यूज करेंगे तो एक सेल वाइज आगे बढ़ेगा। हाँ टैली, मतलब डेटा फील्ड के लिए इसका यूज करते हैं टैब का। जैसे आपने एमएस वर्ड में एक टेबल बना दिया, और टेबल में से आप क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, एक सेल से एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे से तीसरे। आप जब टाइप करते जाते हैं तो क्या करते हैं, फीड करते हैं ना, तो अब हर बार तो एरो की से जाएगा नहीं, वो माउस से यूज करेंगे तो टाइम टेकिंग है, तो हम क्या करते हैं टैब बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट सेल को मूव करते हैं। क्लियर? तो ये आपके पूरे कैरेक्टर्स हैं। अब इसके बाद इनपुट डिवाइस में ये पहला इनपुट डिवाइस है जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सबको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें सबसे पहला आता है माउस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए आप जिस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम का, उसमें तो कौन क्या काम करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और उसका
कौन से वो बटन से क्या काम करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे माउस है, माउस के बाद जितने इधर हम आगे पढ़ेंगे सब पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज को पॉइंट करते हैं। इनपुट, अभी मैं जितना बता रहा हूँ सब इनपुट डिवाइस है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, और आगे भी बताऊंगा अभी वो जैसे रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें तो रिजल्ट बताते हो इनपुट है। आउटपुट देने वाला काम दूसरा कर रहा है ना, वो तो इनपुट देने का काम कर रहा है। माउस सिर्फ इनपुट देने का काम करेगा और पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसमें देखिए दो प्रकार के माउस चलते हैं, लेकिन एक तो चलन से बाहर हो गया जिसको मैकेनिकल माउस बोलते हैं, और अभी ऑप्टिकल माउस चल रहा है। एक्स वाई डायरेक्शन में काम करता है ये। ऊपर में टॉप पोजीशन को देखेंगे तो 3 बटन मिलेंगे आपको, एक लेफ्ट, एक राइट, और बीच में एक व्हील टाइप का मिलता है जिसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। वो रहते हैं पीयर जैसा बॉल है नीचे ये ऊपर ऊपर हाँ, और वो ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल नीचे रहता है। पंचा नहीं ट्रैक बॉल नीचे एक नया माउस है उसमें वो बॉल जैसा ऊपर है जैसे आप बोल रहे हैं ट्रैक बॉल शायद वही नाम है। देखिए माउस को मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल माउस जब आता था तो अभी भी एक्स वाई डायरेक्शन में ही काम होता है। पहले क्या था कि माउस के ऊपर में 3 बटन है, ऊपर स्क्रॉल है, लेफ्ट और राइट है, और नीचे में एक छोटा सा बॉल लगा रहता था। वो बॉल मूव करता था। जब आप माउस पर से सरफेस में मूव करते थे तो बॉल रोटेट हो रहा है। उस रोटेट के बाद जितनी पोजीशन में चेंजेस हो रहा है वो एक्स वाई डायरेक्शन में उसको कन्वर्ट करके आपके मॉनिटर स्क्रीन में वो माउस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता था। ये मैकेनिकल माउस हो गया। अब मैकेनिकल माउस बंद हो गए, अब नहीं आते, ठीक है, ऑप्टिकल आ गए। उसमें रेज निकलते हैं, उस रेज से लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन पॉइंट से हम तय करते हैं कि हम एक्स वाई डायरेक्शन में कहाँ बढ़ रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उससे हो रहा है। सेम फंक्शनलिटी है। स्क्रॉल बार का यूज क्या करते हैं हम, पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन जो भी करना है आपको। कभी कभी हम कंट्रोल के साथ करते हैं तो जूम इन जूम आउट भी होता है। स्क्रॉल बटन का यूज जूम इन जूम आउट करने के लिए, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल बटन के साथ। नॉर्मल करेंगे तो ऊपर नीचे बस होगा वो, और जैसे एक बार उसको दबा के छोड़ देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है। जैसे आपने माउस को जो स्क्रॉल बटन उसे प्रेस किया एक बार, उसके बाद आप माउस को ऊपर की ओर ले गए तो ऊपर के पेजेस आना शुरू हो जाएंगे, और अगर नीचे की ओर ले गए तो समझ में आ गया, वो सिचुएशन बेस्ड है। अभी गेम खेलने के भी लोग यूज करते हैं इसका। तो देखिए बता रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ, ठीक है। लेफ्ट बटन का यूज सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं सिलेक्शन के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक। राइट क्लिक का यूज कुछ स्पेशल फंक्शन लाने के लिए, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड है उसमें ओपन से लेकर के कॉपी, कट, पेस्ट सब ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए उसको पॉपअप मेनू बोलते हैं, POPUP, है ना, पॉपअप मेनू। राइट क्लिक जो में आता है, ठीक, उसको पॉपअप मेनू नाम है उसका। हो गया। अब नीचे में रेज निकल रही है, ऑप्टिकल रेज है, उसके बेसिस पे हम एक्स वाई डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करके अपने कर्सर के मूवमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा चीज, जैसे ट्रैक बॉल की बात आई थी, है ना, तो ट्रैक बॉल्स क्या है, एनी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है तो हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। अब ट्रैक बॉल माउस जैसा है, पहले के मैकेनिकल माउस को लीजिए और जो ऐसा है उसको ऐसे कर दीजिए, तो आपके पास क्या आया, सिर्फ बॉल आया, है ना। तो ट्रैक बॉल में क्या है, प्लेन सरफेस है, उसमें बॉल फिक्स है, अब उसको 360 डिग्री रोटेट करिए। उससे भी हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को चेंजेस करते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज गूगल मैप वगैरह के लिए करते हैं, रोटेट करने के लिए। अगर आप उसको माउस से रोटेट करेंगे तो काफी समय लगता है, लेकिन ट्रैक बॉल से रोटेट करेंगे तो बहुत इजी वे हो जाएगा। वो भी सब देखो, इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ में इसको पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं सबको। जॉयस्टिक जो है जैसे कार है, उसका जो गियर रहता है बस वैसे ही रहता है, ये इसमें भी बटन रहते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गेम के लिए। गेम के जो कैरेक्टर्स हैं उसे कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक, उसमें अलग अलग हर
जो भी कंपनी बनाता है उसमें अलग अलग टाइप के बटन रहते हैं, लेकिन 2-3 बटन फिक्स हैं। जैसे कि अप के लिए, डाउन के लिए, लेफ्ट राइट, ये सारे बटन होते हैं। ठीक, उसके बाद उसके पोजीशन को हम उससे कंट्रोल करते हैं। ये जॉयस्टिक हो गया। एक लाइट पेन होता है, लाइट पेन भी इनपुट देने का काम करता है, भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला जो है स्कैनर। अच्छा, टच स्क्रीन, टच सेंसर को भी इनपुट है ना, अभी सेंसर के थ्रू इनपुट दे सकते हैं, लेकिन जो टच एक्सेप्ट करता है उसी में, हर किसी में टच नहीं है। मेन है स्कैनर, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर के खूब सारे पार्ट हैं। ये क्या करता है, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी में है, हार्ड कॉपी में आपके पास डॉक्यूमेंट है, इमेज है, फोटोग्राफ्स है, जो भी है, उसको इमीडिएटली सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर। अच्छा, तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो की टेक्निक है, मैं इसको मिटा दूं। की टेक्निक क्या है? अच्छा, आप मुझे बताइए, प्रिंटर में जैसा स्कैन होता है, प्रिंट स्कैन कॉपी वाला आजकल प्रिंटर आता है, तो स्कैन होते हुए देखें, देखिए कैसा स्कैन होता है। फोटोकॉपी जैसे हाँ, फोटो कॉपी से स्कैन होता है। ये स्लाइडर जाता है इसमें। हाँ, और स्लाइडर के बाद लाइट के साथ कैरी करते हुए जाता है, वो पहले प्रिंट देखिए, एंटायर रिकॉर्ड को आपको स्कैन करना है। एंटायर रिकॉर्ड को स्कैन करने के लिए क्या करते हैं, स्कैनर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्कैनर हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो डॉक्यूमेंट को आपने रखा, स्कैन किया, तो स्कैन लाइन वाइज होता है। ठीक है, लाइन वाइज होता है, और यहाँ पर दो ही वैल्यू का यूज किया जाता है, तो 1 और दूसरा 0। ठीक, स्कैन हो रहा है, स्कैनिंग का पूरा जो फेडिंग सिस्टम है चल रहा है ऐसे। अब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल रेज जनरेट कर रहा है। जनरेट करने के बाद जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है, अगर वहाँ पर कुछ कैरेक्टर, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके लिए 1 रिटर्न आएगा। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो उसके लिए 0 आएगा। तो एक लाइन स्कैन हुआ। इसी तरीके से लाइन बाय लाइन क्या होते जाता है, वो स्कैन होते जाता है, सिर्फ 1 और 0 के बेसिस पे। क्लियर? ये काम करता है स्कैनर से। अब इसके लिए कुछ टाइप है, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर है। क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर है। और ओसीआर क्या करता है? ठीक, ओसीआर क्या करता है? हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, लेकिन किसके लिए? ओसीआर का यूज कहाँ पर किया जाता है? ये 100% रिजल्ट नहीं आता ओसीआर से। एक्चुअली में क्या है कि जो प्रिंटेड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है। अब चाहते हैं कि आपको टास्क दिया गया इसको फिर से ऐसे टाइप करके बनाना है, आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? पहला है कि आप टाइप करिए, दूसरा है कि आप इसको स्कैन करिए ओसीआर से, तो इसके पूरे टेक्स्ट आ जाएंगे। लेकिन वो 100% ट्रू होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। आपको क्या है, सुधारना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर्स को सुधारना पड़ेगा। तो प्रिंटेड वाले चीज़ों में ये गलतियां नहीं करता है, लगभग मतलब 1 to 2% है मिस्टेक। और अगर हैंड रिटन है तो उसमें सबसे ज़्यादा गलती है। हैंड रिटन के लिए प्रॉपर बना नहीं है अभी तक, क्योंकि हैंड राइटिंग सबका अलग अलग है ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है हैंड राइटिंग का, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ओसीआर क्या करता है, टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करता है स्कैन करके। क्लियर? सर स्कैनर भी इसका ऑप्शन है। हाँ, वो टाइप है स्कैनर के। एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है जो तेजी से स्कैन करता है, एक ओसीआर है, एक ओएमआर है। ओएमआर है, ये क्या करता है, ये भी उसी 0-1 के कॉन्सेप्ट में चलता है, जहाँ पर बबल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं और बाकी जगह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है? 0 ये रीड करो, 0 वाली फॉल्स। हाँ,
रीड नहीं, वन में रीड करेगा, ठीक। और एक होता है MICR। हाँ, ये जो है सबसे ज्यादा बैंक इसका यूज करते हैं, ठीक। आयरन ठीक है, इसका कोई मार्क का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइजर, आप दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। और MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर बोलते हैं, रीडर, ठीक है। MICR में रीडर, फैक्स अलग अलग, ठीक। क्लियर है? तो ये लगभग आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, क्लियर। अब इसमें बच गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में दोनों चीजें आ जाएंगी। आउटपुट डिवाइस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए पूरा प्रिंटर डेडिकेट हो गया। आप प्रिंटर जैसे प्लॉटर भी तो एक प्रिंटर है। इनपुट देखिए, इसमें आप क्या करते हैं, इसका जो है इसमें आप चेक को डालते हैं, जो बैंक चेक इशू करता है ना, उसको ये रीड करता है, प्रोसेस करता है, ये इनपुट है। आपका अकाउंट नंबर, हाँ, जो नीचे में रहता है, देखिए हर चेक बुक के नीचे में कुछ लिखा टाइप रहता है, वो आयरन ऑक्साइड में लिखा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये, उसी को रिकॉग्नाइज करता है। इससे पता चलता है चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, इसीलिए आजकल मशीन में डलवाते हैं। हाँ, सब ई मैग्नेटिक में ही है, अभी तो उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। ये प्रिंटर है, आउटपुट प्रिंटर का टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। क्लियर है? तो कल हम लोग आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें मॉनिटर से लेकर के कुछ मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि हम CRT मॉनिटर से स्टार्ट करेंगे, और अभी जो करेंटली LED है ना, वो वहाँ तक खत्म करेंगे, तो उसमें LCD, TFT, OLED, LED सब आ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रिंटर को देख लेंगे। प्रिंटर में बेसिकली दो कैटेगरी में लेकर जाते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट में, और उसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हाँ, बायोस अच्छा, जो मैं क्लास में बताया था बायोस का, ठीक है। बायोस क्या है? आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एक प्रोग्राम है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जो बोर्ड बनाता है, वो इस बायोस को कहाँ पर फिक्स करता है? रोम में, ठीक है। ये उस प्रिंटेड सर्किट का एकदम कोर सॉफ्टवेयर है, जो कि पूरे बोर्ड को मैनेज करता है। उसके साथ जितने भी प्लग इन डिवाइसेस हैं, इवन आपका प्रोसेसर, उसे भी मैनेज करने का काम करता है। अब इसके साथ भी जो एड्रेस बस है और जो डेटा बस है, डेटा बस मतलब जो डेटा को ट्रेवल कराएगा, और एड्रेस बस मतलब जो एड्रेस को ट्रेवल कराएगा। कल इसका मैं एक आर्किटेक्चर बताऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, इससे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट सबका, कहाँ एड्रेस जनरेट होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ रीड किया जाएगा, कहाँ राइट किया जाएगा, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इसके पास किसकी इंफॉर्मेशन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्टोर है, इसके पास, बायोस के पास। इसीलिए जब सबसे पहला प्रोग्राम बायोस लोड होगा कंप्यूटर ऑन करते वक्त, तब उसको एड्रेस मिलेगा हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में आपका क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको लोड करना शुरू करेगा। इसलिए हम सी ड्राइव में यूजर का डेटा नहीं रखते हैं, उसके लिए DE और भी हम पार्टीशन करके रखते हैं यूजर डेटा के लिए, और सी ड्राइव जो है प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो ये लोड करेगा, इसका एड्रेस किसके पास है, बायोस के पास है। बायोस जब तक लोड नहीं होगा, तब तक उसको इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस नहीं मिलेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपको कंप्यूटर बूट नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद जो है पूरा लाइन से आएगा, वन बाय वन, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग
इसको रखेंगे। चलो फिर मिलते हैं कल। जो R1 R2 बता रहे हैं, R1 R2